चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जिसको हम लोग सॉम लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऐसे आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, नोट करते जाएंगे। और जो भी आप लोग का थोड़ा बहुत अगर इसी का छूट जाता है, जैसे क्लासरूम में है तो हम हैंड रेज करवा लेते हैं अगर किसी का कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो अगर किसी का कुछ छूटता है तो जितना परसेंट छूटता है, जितना स्क्रीन पे आएगा उतना ही में से कुछ कंटेंट छूटेगा, तो उसके लिए आप उतना जगह छोड़ देंगे। आपका पीडीएफ है जो चला जाएगा। जो स्लो लिखते हैं, जो नॉर्मल रेट से या फिर फास्ट लिखते हैं, उन लोगों का छूटने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर किसी का इनकेस एक सिंगल स्टूडेंट का भी छूटता है, हम पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप कुछ भी लिखे ही नहीं, पीडीएफ के लिए बैठे रहे। नहीं, इससे क्या होगा, आपको फिर बाद में अलग से टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें आप भूल चुके होंगे, कहाँ क्या समझाया है। और साथ में ये भी होगा, स्क्रीन पे कभी लेफ्ट और राइट और टॉप बॉटम हम कभी भी जंप करते रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना होगा किसके बाद कौन सा लाइन लिखा है, तो इसलिए आप लिखते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए भाई देव, सो कंसंट्रेट होकर खाली आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस सॉम में हम लोग का चैप्टर्स क्या होगा। ठीक है, चैप्टर्स क्या होगा। सो हम चैप्टर लिखने जा रहे हैं। चैप्टर्स जो होगा आपका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा आपको सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थोड़ा सुन के भी लिखेंगे, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आपका चैप्टर है, उसमें आपको 4 पार्ट आप पढ़ेंगे। मेजर जो आपका पार्ट्स होगा वो आपका 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। जो इन नॉर्मली जो क्या रहता है, नॉर्मली जो आपका बुक में अलग अलग चैप्टर करके रहता है, लेकिन यहाँ हम सिंगल चैप्टर करके बात करते हैं और उसमें हम इसका क्लासिफाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट आपका होगा मैकेनिकल लोडिंग, मैकेनिकल स्ट्रेस बोल सकते हैं, ऐसा करके भी तो भी चलेगा। सेकंड आपका होगा थर्मल स्ट्रेस, सो थर्मल स्ट्रेस का स्टडी करेंगे। थर्ड जो होगा आपका, वो होगा आपका इम्पैक्ट लोडिंग करके आप डालिए। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सडन लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, और इवन लोड को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी उतना मतलब नहीं है, बस एक हेडिंग दे दीजिए। फोर्थ में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पार्ट देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी पार्ट देखेंगे। सो ये आपका 4 चैप्टर होगा। सो काफी बड़ा चैप्टर होता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, काफी बड़ा होता है। सो आपको 3 क्लास टोटल करीब करीब जाएगा। चलिए बाय द वे, क्लासेस का हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए, ये आपका 4 चैप्टर हो गया सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, और सेकंड जो आपका चैप्टर होगा, सेकंड जो आपका चैप्टर होगा वो होगा आपका बीम। क्या होगा, बीम। सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा आपका बीम। अब ये हमने बीम चैप्टर 2 में डाला, लेकिन इसमें भी हम लोग 4 चैप्टर का स्टडी करेंगे। ठीक है, 4 चैप्टर का स्टडी करेंगे। थोड़ा आप लाइन का टेंशन ना ले, ये कंप्लीट वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसके चक्कर में आप ना पड़े। ठीक है, नहीं तो अननेसेसरली आपका टाइम किल होगा। नहीं तो कहिए तो हम वर्टिकल लाइन खींच देते हैं कमांड लेके, लेकिन उसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, सो आप कंटेंट पे फोकस करेंगे। सो आपका बीम में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा आपका फर्स्ट वाला, अगर आप ए नाम देना चाहें तो SFD एंड BMD होगा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो होगा, जिसको बी लिखें, वो होगा आपका शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम। थर्ड जो आपका चैप्टर होगा वो आपका बेंडिंग
स्ट्रेस इन बीम, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। और आपका फोर्थ जो चैप्टर होगा वो होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये जो हमने 4 चैप्टर लिखा है, ठीक है, यहाँ भी 4 चैप्टर जो हमने लिखा है, ध्यान देंगे, ये जो हमने 4 चैप्टर कर तो दिया, हो गया हो गया। देखिए हमने जो ये 4 चैप्टर लिखा है, ध्यान से समझेंगे, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो 4 चैप्टर है, हम ये भी बता दें कि कितना आपका गेट में नॉर्मली आते रहेगा। तो ये सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से नॉर्मली आपका 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का आते रहता है, ठीक है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का आते रहता है। समटाइम 2 मार्क्स, समटाइम्स आपका 4 मार्क्स का भी पूछ जाएगा। आप यहाँ यूनिवर्सिटी जैसा 15 मार्क्स और 20 मार्क्स एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, नहीं। उसके बाद आपका एसएफडी बीएमडी में, बीम में आपका भी 2 मार्क्स और 4 मार्क्स आपका आने का चांस होगा, ठीक है। और आपको बता दें ये 4 जो चैप्टर है एसएफडी बीएमडी जो है, जो सबसे बेसिक है, अगर ये क्लास आप छोड़ोगे, ये क्लास छोड़ोगे तो ये पूरा बीम आपका बर्बाद हो जाएगा। सो एसएफडी बीएमडी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो शियर फोर्स डायग्राम पढ़ेंगे, शियर फोर्स डायग्राम के हेल्प से हम लोग शियर स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं, शियर स्ट्रेस इन ए बीम। इसका मतलब अगर एसएफडी आपका छूटा तो ये गया। दूसरी बात, ये बीएमडी जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, उससे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम का स्टडी करते हैं। इसका मतलब अगर बीएमडी छूटा तो बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम गया। उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का बात करें तो इसमें भी आपको बेंडिंग मोमेंट का जरूरत होता है। सो आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, जब पढ़ेंगे देखा जाएगा। यूजिंग एसएफडी, यूजिंग बीएमडी, और ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है उसमें भी आपको क्या जरूरत पड़ेगा, सॉरी, यूजिंग बीएमडी, इसमें भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। मतलब बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टडी नहीं कर सकते। और आपको बता दें इस 4 चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। और इसमें हम लोग काफी मेथड होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका 4-5 मेथड तो नॉर्मल है, उसके बाद भी अगर आपका बहुत हाई लेवल बुक देखेंगे तो आपका 8, 10, 12 मेथड तक बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली 2-3 मेथड जो आप पढ़ेंगे बेसिक, जो हम पढ़ाएंगे, ऐसे तो एक मेथड से भी काम हो जाएगा, लेकिन 3 मेथड हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे एरिया मोमेंट मेथड हो गया, जैसे आपका स्टेन एनर्जी जिसको कास्टिलियानोज मेथड बोलते हैं, और फर्स्ट आपका जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों के बाद बाकी जितना भी मेथड नॉर्मली आया, जैसे मैकॉलेज मेथड भी है, आगे जाके आपको कंजुगेट बीम मेथड है, तो ये बाकी जो मेथड है वो स्लाइट आपका वेरिएशन है, मतलब उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट किसी ने क्या किया, मॉडिफाई मार दिया थोड़ा सा और नया मेथड नाम डाल दिया, तो हमें उतना जरूरत नहीं है। 3 मेथड आपके लिए सफिशियंट होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ बीम का स्टडी बनाने के लिए, नहीं तो आप मेथड ही पढ़ते रह जाओगे 10 दिन। बाय द वे, तो इतना हम लोग सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। और इस तीनों चारों चैप्टर में सबसे ज्यादा आने का चांस आपका, सबसे ज्यादा आपको आने का चांस कहां से होगा, सबसे ज्यादा आपका आने का चांस आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से होता है, और आपका बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम से होता है। सो सी और डी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं करना है कि हम सी या डी ही पढ़ के जाएंगे, नहीं, ठीक है, नहीं, ऐसा आज के डेट में आप नहीं कर सकते। सिलेक्टिव स्टडी आपको साल भर बैठा देगा, ठीक है, नहीं, आपको हर एक चीज आपको पढ़ के रहना है, और लिंक करके पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ ये आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है, इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, स्मूथली कवर होते चला जाएगा, स्मूथली कवर होते हुए चला जाएगा। एक सेकंड, हाँ,
चलिए नोट मार लीजिए इतना। ये तो पहले से भी ऐड था, आउट हो जा रहा है थोड़ा। ठीक है चलिए, हो गया, हो गया तो हम आगे बढ़े। चलिए सो हम लोग पेज आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा आप स्पीड रखेंगे, ठीक है, स्पीड रखेंगे। चलिए सो हम लोग थर्ड चैप्टर में चलेंगे। ये थर्ड चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना होगा, देखिए हम लोग सब ऑर्डर मेंटेन करेंगे थोड़ा। थर्ड चैप्टर में आपको मोर सर्कल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसको सिंपल कभी कभी स्टेज एनालिसिस करके भी चैप्टर लिखा जाता है। सो हम मोर सर्कल लिखेंगे, क्योंकि ये दो चैप्टर इसके पहले वाला पढ़ने के बाद अगर आप मोर सर्कल नहीं पढ़ेंगे तो आगे चीजों को कनेक्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जरूरत पढ़ना शुरू हो जाएगा, इसके पहले तब बिना मोर सर्कल का भी आपको कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मोर सर्कल मतलब ऐसा होता है स्टेज का रिजल्टेंट टाइप का चीजों को निकलवाने के लिए होता है, ठीक है। स्टेज का रिजल्टेंट टाइप का चीजों का या पीरियड सिस्टम में मैक्सिमम स्टेसेस को निकालने के लिए यूज होता है। जैसे आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो कब निकालते हैं, जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में ना हो, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है। जैसे दो वेक्टर होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा करके निकाला करते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सारा आपका वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो आप क्या कर लेंगे, सिंपल वेक्टर का एडिशन या सबस्ट्रैक्शन कर लेंगे, अगर जस्ट उसका अपोजिट हो या फिर उसी डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। तो उसी तरह से मोर सर्कल में अगर आपका एक ही टाइप का स्टेज आपका एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है मोर सर्कल का पढ़ने का, ठीक है। लेकिन अगर आपका अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा हो तो हमें नेट रिजल्टेंट या फिर हम लोग का प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये सब का पढ़ने के लिए हम लोग का जरूरत मोर सर्कल का होता है। तो हम बात करेंगे जब पढ़ेंगे। ये मोर सर्कल से भी आपका +1 और +1 या +2 मार्क्स का, +1 और +2 मार्क्स का आपको आते रहता है, ठीक है, आते रहता है। चलिए सो थर्ड नंबर ये हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सन। टॉर्सन, टॉर्सन जो आपका हम लोग शाफ्ट में स्टडी करते हैं और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है टॉर्सन। उसके बाद आपका बाकी जो चैप्टर्स है वो आपका छोटा छोटा है, और आपको हम बता दें कि जो मेजर चैप्टर होता है हम यहाँ पर एक बार लिखना चाहेंगे साइड में, ताकि हम बाद में जब रेफरेंस दें तो हम सारा चैप्टर सोम का नहीं बोलेंगे, हम 3 ही चैप्टर बोलेंगे। जो मेजर चैप्टर होता है वो है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो फर्स्ट वाला चैप्टर लिखा, इसका सब मीनिंग हम समझाएंगे, ये मेजर क्यों है, सब आगे नजर आएगा आपको। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है बीम, और थर्ड जो आपका चैप्टर है वो है आपका टॉर्सन। तो ये तीनों को आप मेजर चैप्टर सुन के रहेंगे, ठीक है, सुन के रहेंगे, और जब कभी भी बात करेंगे तो यही 3 का ज्यादा बात करेंगे, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सेकंड बीम और थर्ड टॉर्सन, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर हम लोग 5th नंबर चैप्टर की बात करें, 5th नंबर का, तो बाकी सब सेकेंडरी टाइप का चैप्टर है। ये आपका मेजर चैप्टर है, बाकी सब सेकेंडरी टाइप का चैप्टर है। जैसे आपका थिन सिलेंडर एंड स्फीयर, थिन सिलेंडर एंड स्फीयर, फिर आपका चैप्टर हो गया स्प्रिंग, फिर आपका चैप्टर हो गया कॉलम एंड स्ट्रट, थोड़ा सुन के भी लिखेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट। सो ये आपका 7 चैप्टर हमने लिखा दिया। नॉर्मली आपका यही आपका पढ़ना है, थिन सिलेंडर एंड स्पेयर, स्प्रिंग एंड कॉलम एंड स्ट्रट। तो टोटल आप 7 चैप्टर देख रहे हैं, लेकिन बीच में आपने देखा ये आपका जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का चैप्टर है वो 4 है, और बीम का भी 4 है,
तो 3 वहां से निकालिए तो आपका 713 13 आपका टोटल होगा। अब इसका मार्क्स का बात कर ले तो ये टॉर्सन से भी आपका +2 मार्क्स का आते रहता है। बाकी ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो +1 और +2 मार्क्स आते रहता है। ठीक है, मार्क्स आते रहता है। बाकी 3 सिलेंडर और स्फीयर है जो आपका ये सबसे नॉर्मली मतलब प्रॉब्लम बहुत कम आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे आप इसी का वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन में ये पूरा पढ़ना होगा तो स्प्रिंग पूरा चाहिए। 3 सिलेंडर स्फीयर है जिसका मशीन डिजाइन वाला पार्ट है, डिजाइन पार्ट है, तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ते रहेगा। तो इस चैप्टर एक कोर्स से मतलब आने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा करेगा। तो इसका बेसिक आपको रहना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। तो ये सारा आपका सोम का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आज क्या कंटेंट पे बात करेंगे उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये चैप्टर हमने लिखा दिया जिसको 1 बाय 1 हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन 1 बाय 1 आने से पहले हम लोग को काफी टाइम बेसिक में स्पेंड करना पड़ेगा। काफी टाइम आपको बेसिक सीखने में स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप ये चैप्टर पढ़ने लायक बनेंगे। ठीक है, चैप्टर पढ़ने लायक बनेंगे, वरना आपको जस्ट रटने टाइप का हो जाएगा और वैसा हम नहीं कवर करेगा। सो आपको बेसिक से एकदम ले चलेंगे। सो इतना नोट मारिए तेजी से और ये सब याद रखा कीजिए, इसको रटिए। ठीक है, बोला मेजर चैप्टर है जो ये तीनों है। ठीक है, और एक बार रटिए, आगे इतना बार यूज होगा फिर आपको रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो शुरू रटिए चीजों को, ऐसा नहीं हम जिंदगी में रटते नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कसम खा के नहीं बैठे हुए हैं आप। सो जैसे बोलते हैं वैसे बढ़िए खाली, ऐसा नहीं होगा ये आपका हर बार रटना पड़ा, नहीं, सब लिंक होते चलेगा। जब तक चीजों को आप याद नहीं रखोगे तो कैसे बाद में आप लिंक करोगे, कैसे लिंक करोगे? तो याद भी रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है आपका इक्विलिब्रियम, जो बेसिक हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग चैप्टर में तो काफी बाद में आएंगे। सो पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक। ठीक है, बेसिक, और वो बेसिक का सबसे आपका जो पार्ट है बेसिक, वो है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। सो आप हेडिंग देंगे अगला इक्विलिब्रियम, और हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो आपका 2 टाइप का होगा। ठीक है, 2 टाइप का होगा। एक आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और सेकंड होगा आपका मोशन इक्विलिब्रियम। लेकिन हम आपको बता दें, मोशन इक्विलिब्रियम जो कोई कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलता है, उससे आपको लेना देना नहीं, छोड़िए, वो अपने आ जाएगा बाद में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये जो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसका थोड़ा सा हम एप्लीकेशन बताना चाहेंगे। हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, कहीं ये बेसिक सिर्फ सॉम का तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सारा चैप्टर का आपका, चैप्टर का क्या, सब्जेक्ट का ही बोलिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है, पूरा जो सॉम है, पूरा जो सॉम है वो कौन सा है इक्विलिब्रियम? स्टैटिक। पूरा सॉम, एक तो चैप्टर नहीं बल्कि पूरा सॉम का ऑल चैप्टर्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये टर्म सुन के रहे, इस सॉम का पूरा चैप्टर का हर पार्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑल आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम बिना जाने सॉम जो पढ़ रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो आप एफएम पढ़ते हैं, एफएम का जो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक जो पार्ट है, ठीक है, वो भी क्या है? हाइड्रोस्टैटिक एफएम। हाइड्रोस्टैटिक एफएम, एफएम का हाइड्रोस्टैटिक जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है? आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और अगर आप हाइड्रोस्टैटिक का एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक का एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पूरा एप्लीकेशन, पूरा सॉम ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन एफएम का हाइड्रोस्टैटिक पार्ट, तो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट एक चैप्टर नहीं है बल्कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स है, बहुत सारा चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, इसमें 4-5 चैप्टर आएगा, उस सब में आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप चैप्टर 1 बाय 1 लिखे, सुन के लिखे, ठीक है, थोड़ा बहुत हम इन शॉर्ट लिखेगा। जैसे हो गया फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फर्स्ट चैप्टर होगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज, सेकंड होगा आपका प्रेशर मेजरमेंट, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बाद प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट सुन के लिखेंगे, प्रेशर मेजरमेंट। थर्ड जो होगा वो आपका होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ऑन फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्लैट FLAT, फ्लैट इंक्लाइंड प्लेन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्लैट इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व प्लेट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड प्लेट। एंड नेक्स्ट होगा बोयेंसी, BUOYANCY, बोयेंसी। ये सारा चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक का है और इसमें हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और आपको बता दें कि जो हाइड्रोस्टैटिक है वो FM का 25% पार्ट होता है। कितना पार्ट? 25 नहीं बल्कि 30 बोलिए, 30% आपका पार्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक। तो आप खुद सोच ले आप कितना पोर्शन है जो कवर कर रहा है। ठीक है, कितना पोर्शन आप कवर कर रहे हैं आप देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड है स्टैटिक का, वो है आपका EM का ट्रस। जो EM में आप ट्रस पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो ट्रस भी क्या है? पूरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब आप तीन सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं, आप घुस चुके हैं, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज ए बेसिक वर्क करेगा। इसका मतलब आप खुद सोचो कि अगर एक बार स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम आपको पढ़ा दें तो पूरा सॉम का बेसिक खत्म हो गया, हाइड्रोस्टैटिक का आपका क्या हो जाएगा? पूरा बेसिक खत्म, ट्रस का पूरा बेसिक खत्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉम पढ़ाने वाला टीचर अलग से स्टैटिक पढ़ाएगा, हाइड्रोस्टैटिक वाला अलग से पढ़ाएगा, ट्रस वाला अलग से पढ़ाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ तीनों में से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। ये बोलेगा ये पढ़ा दिया होगा, ये बोलेगा ये पढ़ा दिया होगा, ये बोलेगा ये पढ़ा दिया होगा, ठीक है। और आप रह जाएंगे बीच में, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसा सोचो ये भी पढ़ा दिया हो, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया हो। इसका मतलब है कि आपका तीन आदमी पढ़ा करके आपका डबल ट्रिपल आपका टाइम है जो खा गया। और दूसरी बात, अगर आपको 3 बार पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, लेकिन कौन टीचर कौन अपनी स्टाइल में पढ़ाया और किस तरह से नोटेशन के साथ आपके साथ आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नोटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक प्रॉपर टाइप का नोटेशन आपको सबके लिए अगर आपको याद हो जाता है, यूज करते हैं, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। आप खुद सोचिए ना कि जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर कोई आपको लिखता है और कोई आपको आ करके ये लिख दे इफ y एज ए फंक्शन ऑफ जीटा x, बताइए जीटा x कैसा स्ट्रेस डालने लग जाता है माथा पे। ऐसा लगता है कि ये मतलब आपका जो नोटेशन है ये हमें डराने लग जाता है, ये पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे लगता है एक साइंटिस्ट टाइप का, एक रिसर्च टाइप का आपका फीलिंग देने लग जाता है, उस लेवल का आपको पहुंचाने लग जाता है। लेकिन जबकि है क्या? जस्ट एक फंक्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फाई एक्स है तब तक तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जीटा एक्स, साई एक्स, ईटा एक्स अगर ऐसा चीजें लिखने लग जाए तो काफी टफ हो जाता है। तो अगर 3 टीचर जब पढ़ाएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपना अपना नोटेशन अलग अलग यूज करेगा चीजों के लिए, जिसके वजह से आपके पास 3 तरह का नोटेशन आएगा माथा में, और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा दिस 3 आर
दिस थ्री आर डिफरेंट, जिसके वजह से आपके माथे में क्या करेगा, तीन तीन स्टोरेज आपको लेगा, तीन तीन स्टोरेज लेगा। इसका मतलब है जस्ट आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एक ही फाइल को, ठीक है, एक ही टाइप के फाइल को आप तीन फाइल समझ के तीन जगह सेव किए हुए हैं। तो बताइए आपके माथा का मेमोरी क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या कर गया, खा गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खा गया। इसलिए आप एक प्रॉपर लिंक के साथ आप बढ़िए, प्रॉपर लिंक के साथ आप बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ स्टैटिक, ये हमने मेजर बता दिया। ऐसा नहीं है इतना ही है, और भी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में जगह जगह आएगा, लेकिन जो मेजर रूप से है वो ये है, इतना ही थ्री है मेजर रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई थर्मो पढ़ेगा तो थर्मो में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं कि पूरे हर जगह मिलेगा, नहीं, मेजर रूप से उतना नहीं मिलेगा। तो ये सब आपका थोड़ा डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। चलिए, इतना नोट कीजिए। उसी तरह से अगर मोशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका भी हम लोग दो एप्लीकेशन होगा, और ये दोनों हम लोग ईएम का अभी डाल रहे हैं। एक होगा जैसे आप मोशन इक्विलिब्रियम में कोलिशन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मोशन इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा। आप लिमिटिंग मोशन पढ़ते हैं फ्रिक्शन में, लिमिटिंग मोशन जिसको हम लोग इम्पेंडिंग मोशन भी बोलते हैं, IMPENDING, इम्पेंडिंग मोशन भी बोलेंगे, ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन भी बोलेंगे। तो ये मोशन इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो उसका भी बेसिक हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें अब जानना ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो स्टैटिक और मोशन इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्या है ये हमें अभी सीखना होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमें सीखना होगा। बाकी हमने टाइप दे करके एग्जांपल पहले ही दे दिया। सो अगला आप हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम फिर से। चलिए, बस 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 रहने दो, ठीक है। आराम से एकदम कॉन्सेंट्रेट हो, सिर्फ सुनिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हो के आप खाली सुनिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, इधर उधर ध्यान ना करे खाली, ठीक है। आप इतना सारा बेसिक सीख जाओगे ना, ये आपको गेट से डर नहीं लगेगा। और आपको एक चीज क्लियर बता दी, ये बिल्कुल आपको यहाँ मैटर नहीं करेगा या आप कॉलेज का टॉपर रहे हैं या क्या रहे, ठीक है, या फिर आपका बैक लगा हुआ है, आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। आप अच्छे से पढ़ोगे तो हम बता रहे हैं सारा लड़का एक पोटेंशियल पे आप देखोगे, और ये विद इन आपका 1 मंथ आपको दिखाई देगा, ये पता चलेगा कि किसी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ठीक है, और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। चलिए, सो हम लोग आगे के पेज में जाएंगे और इक्विलिब्रियम का स्टडी करेंगे। चलिए, सो इक्विलिब्रियम को आप इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। सो आगे लिखेंगे इक्विलिब्रियम, किसका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे एक बॉडी का, ठीक है, बॉडी का। और जब भी हम बॉडी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम इक्विलिब्रियम जो बॉडी का पढ़ रहे हैं वो बॉडी कुछ भी हो, नहीं, वो बॉडी क्या होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम में होना चाहिए। मतलब वो फ्री फ्रॉम, क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आपका इन ऑल सपोर्ट्स। जैसे आप खड़ा है तो आपको, आप फ्री नहीं है, आपका सपोर्ट कौन है, ग्राउंड है, नहीं, तो आप फ्री नहीं, आप पे ये इक्विलिब्रियम नई इक्वेशन नहीं लगेगा जो हम आगे डिराइव करेंगे। हमारा क्या होना चाहिए, बॉडी फ्री होना चाहिए। तो जैसे आप ग्राउंड पे, तो आपको फ्री करने के लिए जो ग्राउंड है वो अपना जो भी सपोर्ट आपको दे रहा है वो रिएक्शन दे देगा, तो आप क्या हो गए, ग्राउंड से फ्री हो गए, ठीक है। या जो भी आप बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम जो आप पढ़ते थे वैसा, तो फ्री बॉडी डायग्राम पे इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा,
जो हम आगे जब भी हम बॉडी की बात करें ना, तो आप कैसा सोचना है, ये बॉडी हवा में है और उस पे आपका एक बॉडी हवा में है और उस पे आपको क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, मोमेंट्स सब एक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्सेस और मोमेंट्स एक्ट कर रहा है, हम ऐसा समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं एक बॉडी है जो टेबल पे रखा हुआ है, हम उसका इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, नहीं, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन उसी पे लगता है जो पूरी तरह से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, ठीक है। दुनिया में जितना भी चीजें हैं उसको आपको एक सपोर्ट का जरूरत होता है, लेकिन हम सपोर्ट रहते हुए इस इक्वेशन को नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देन हम इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो बात है सर ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सब चीज हम लोग सीखेंगे, ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो हमने बोला और हमने बोल गया आप तो जानते होंगे, नहीं, ये लाइन हमारा नहीं है, ये लाइन हमारा नहीं है, ये आप जानते होंगे नहीं, हम हर एक बेसिस से होके जाएंगे, हर एक बेसिक से होके जाएंगे, ठीक है। सो आप फ्री बॉडी डायग्राम भी सीख जाएंगे और आपको आ भी जाएगा कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, जितना आप जानते हैं यार रिएक्शन लगा दिए उतना नहीं होता, सिर्फ आप ग्रेजुअली सीखेंगे। चलिए, सो हम इक्विलिब्रियम को लिखे, पहले लिखे, सो फॉर फॉर ए बॉडी टू बी, फॉर ए बॉडी to be in equilibrium, for a body to be in equilibrium, it should simultaneously, सुन के भी लिखेंगे, for a body to be in equilibrium, मतलब एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए it should simultaneously satisfies, एकदम क्लियर लिखते हैं ताकि आप जो है जो पॉइंट को पढ़े, satisfies force equilibrium as well as टॉर्क इक्विलिब्रियम। और एक चीज और बता दे, इस टॉर्क को हम लोग मोमेंट भी बोलते हैं और इसी टॉर्क को और हम क्या बोलेंगे, कपल भी बोलेंगे, टॉर्क भी बोलेंगे, मोमेंट भी, कपल भी। कपल के लिए नोटेशन आपका सी होगा, मोमेंट के लिए नोटेशन एम होगा और टॉर्क के लिए नोटेशन टी होगा। आप बोलेंगे सर ये तो हमने तीनों अलग अलग सुना है, हम भी सुने हैं, ठीक है। सो हम लोग आगे बात करेंगे, ये अलग है, लेकिन अभी तक हमारा जरूरत नहीं है, इसीलिए हम तीनों क्या समझेंगे, एक ही समझा करेंगे, हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे बाद में टाइम टू टाइम, लेकिन अभी से आपको क्या समझना है, ये ऑल आर सेम। अगर हम टॉर्क के जगह मोमेंट बोल दें, मोमेंट के जगह टॉर्क, कपल कुछ भी बोल दें, तो आप एक ही समझा करेंगे, ठीक है। अभी ऐसा ही पढ़ना है, हम ये तीनों में डिफरेंस है, कोई भी चीजों का नाम आपका अलग अलग है तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपस में होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से नाम ऐसे ही डाल दिया गया, नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है जिसके वजह से अलग नाम आता है। चलिए, तो ये बात की बात है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को क्या होना चाहिए, फोर्स इक्विलिब्रियम और टॉर्क इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए। इसका मतलब अभी हमारा इक्विलिब्रियम बोलते बोलते हमारा दो टर्म आना शुरू हो गया, एक फोर्स और एक आपका टॉर्क, ठीक है। तो अब हम जरा सा फोर्स और टॉर्क के रिगार्डिंग कुछ जानना पड़ेगा, तभी तो हम इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर पाएंगे। ये क्या है फोर्स, फिर हम जानेंगे क्या है फोर्स इक्विलिब्रियम, सिमिलरली हम लोग जानेंगे ये क्या है टॉर्क और ये क्या है टॉर्क इक्विलिब्रियम, और जब दोनों जान ही जाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ चुके हैं फोर्स इक्विलिब्रियम और टॉर्क इक्विलिब्रियम के लिए, और ये दोनों में घुसने से पहले हमें फोर्स और टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो हमें ये दोनों स्टडी करना होगा, तब हम आगे कुछ बोल पाएंगे। तो हम आपको फोर्स का डिफिनीशन नहीं दे रहे हैं, ये पुश और पुल ये सब कुछ नहीं, वो सब जरूरत नहीं है आपको। सो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। हम आपको बता दें, ये चाहे इंजीनियरिंग का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो भी सब्जेक्ट बना और उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर्स, ध्यान से सुनना, इंजीनियरिंग का जो भी ब्रांच हो, ठीक है, उसका जो सब्जेक्ट बना और उस सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर बना, ठीक है, वो हर चैप्टर में एनालिसिस के लिए कुछ ना कुछ आपका लॉ होता है, ठीक है, लॉ होता है, उस चैप्टर में लॉ होता है, नॉर्मली जो लॉ आपको दिया होता है उसको डील करने के लिए, तो ये लॉ होता है चैप्टर का।
दूसरी बात लॉ हुआ। दूसरी बात होता है थ्री जो है नेचर में फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ है। हमने बोला चैप्टर का अपना अपना लॉ होता है, वो तो एक पार्ट हुआ। दूसरा होता है आपका कंजर्वेशन लॉ। ये कंजर्वेशन जो है फॉर ऑल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आप समझिए ये पूरा यूनिवर्स में ये तीन आपका कंजर्वेशन है, ठीक है। एक आपका मास कंजर्वेशन, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन और थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन। ये थ्री जो कंजर्वेशन है वो आपका हर एक डिपार्टमेंट में हर एक ब्रांच में लगेगा, पूरा ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये तीन आपका कंजर्वेशन होता है। सो तीन कंजर्वेशन जो आपका फॉर ऑल होता है और आपका हर एक चैप्टर का अपना अपना लॉ होता है। जैसे कोई हीट ट्रांसफर पढ़ रहा है तो फॉरियर्स लॉ, कोई फ्रिक्शन पढ़ रहा है कूलम्स लॉ, ऐसे कर करके सारे ब्रांच में, ऐसा नहीं है मतलब कि मैकेनिकल में, सारे ब्रांच में, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सब में आपका लॉ होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ है ना। चलिए, तो दो चीजें आपको मिलते रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल कंजर्वेशन जो आपका ऑल आपका सब्जेक्ट्स में लगते रहेगा, और बाकी चैप्टर का लॉ जो चैप्टर में दिया रहता है। जैसे ये बेसिक है जो इंजीनियरिंग का मैकेनिक्स का है, तो ये बेसिक के लिए आपको न्यूटन्स लॉ आया, तो हम न्यूटन्स लॉ से डिस्कस करते हैं चीजों को। तो अभी हम लोग थोड़ा न्यूटन्स लॉ पे बात करें, बाकी हम सब कंजर्वेशन सब बात करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ पे। सो हेडिंग देंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपका थ्री था। सो हम लोग फर्स्ट लॉ की पहले बात करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्या दिया था? न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपका बोला इवेन, लिखते रहेंगे, इवेन ए बॉडी इज इन, when a body is in state of रेस्ट मतलब स्टैटिक। ध्यान से सुनते रहेंगे, वर्ड आ रहा है स्टैटिक, मोशन, इक्विलिब्रियम में से बोला था। व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब स्टैटिक, और इन रेस्ट, और स्टेट ऑफ रेस्ट, और इन मोशन with uniform velocity, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। हाँ, व्हेन ए बॉडी, फिर बॉडी बोला तो ये फ्री बॉडी, ठीक है, फ्री बॉडी, ये दिमाग में हमेशा रखा करें, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट दैट इज स्टैटिक और इन मोशन विथ यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई बॉडी जो है रेस्ट में है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, या इन मोशन में है, लेकिन कैसा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब ऐसा ये बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और हमारा टाइम के साथ वो 20 है जो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलवेज 20 है, तो वो कांस्टेंट हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 5000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 5000 वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ 5000 पर ही मेंटेन है, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ तो हम डर गए और हम यूनिफॉर्म मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं, वो वैल्यू छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो 0.001 हो सकता है, वो फाइनाइट वैल्यू 20 हो सकता है, वो आपका इनफाइनाइट वैल्यू आपका 5 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम आपको ये बताएं, ये तो रेस्ट हमें समझ में आया, कि हम आसपास भी देखते हैं हमारा चेयर है, रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका जो है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मीनिंग क्या है? तो बॉडी में वेलोसिटी कहाँ से आया जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है? तो आपको हम बता दें, ये चीजें रट जाओ, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, हम आगे दिखाएंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट तो सुनते आएंगे, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, इसका मतलब है कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसा आप सुने होंगे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी
तो dv by dt 0, तो एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो फोर्स 0, मतलब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सवाल ये है कि जब इस पे फोर्स नहीं है तो इसमें मोशन आया कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, लेकिन इसमें मोशन आया कहां से? ये वेलोसिटी इसको अचीव कैसे हुआ? तो आपको बता दें कि जब भी किसी बॉडी में आपका जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसमें फोर्स 0 होता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं इसमें ये वेलोसिटी आया कहां से, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होता है वो सब आपका स्टैटिक में होता है, ठीक है। अगर उसमें कोई मोशन आया है तो किसी ने फोर्स डाला है। तो सवाल यहाँ है कि ठीक है, मोशन आया तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट आया कैसे? तो आपको बताएं कि जब भी कांस्टेंट दिया रहे, ये लाइन बैठा जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया रहे तो आप ये समझा करो कि इसी ने इसको धक्का मार के भाग गया। क्या बोला हमने? धक्का मार के भाग गया, धक्का मार के भाग गया। तो क्या हुआ? ये आपने फोर्स लगाया और फिर वो हटा लिया आपने, भाग गया मतलब हटा लिया, ठीक है। तो अब उस पर फोर्स क्या हो रहा है? अगर हम उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस बॉडी पे इसी ने प्रीवियसली क्या किया? फोर्स को इंपार्ट किया था और भाग गया। तो वो फोर्स अभी उस पर नहीं लग रहा है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, वो इस पे है, और वो इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आए तो आप समझ जाना किसी ने इसको धक्का मार के भाग गया है, ठीक है। और इसीलिए इस बॉडी पे उस धक्का मारा हुआ अमाउंट ऑफ फोर्स को हम फ्री बॉडी में नहीं दिखाते, इसीलिए हम बोलते हैं इस पे फोर्स क्या है? 0 है और हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये आगे से रट्टा मार जाना है। मोशन इन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कॉमा, इट विल रिमेन इन द सेम, मतलब वो उसी स्टेट में रहेगा। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा, unless acted upon acted unless acted by an external force, unless acted upon by external force, वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि हम लोग उसको बाहर से कोई फोर्स ना डालें, ठीक है। तो ये अगर रेस्ट में है तब तो पहले से भी फोर्स नहीं लगा है, और अगर फोर्स डालेंगे तभी आपका ये रेस्ट से स्टेट चेंज करेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है, मतलब किसी ने धक्का मार के भाग गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी से जाते रहेगा जब तक कि हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल लगाएंगे इस बार तो क्या होगा? तो उस बॉडी पे फोर्स आ जाएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ आपका वेलोसिटी, जो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा, देन द वेलोसिटी विल राइज। Or if that external force will act in opposite to that velocity direction, then the velocity will gradually go down, मतलब retard होगा। क्लियर है? तो this external force will be either in the direction of velocity or in opposite to that velocity होगा। so उसी accordingly आपका body will accelerate और decelerate। एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ना, और डिसेलरेट मतलब टाइम के साथ घटना। दैट्स ऑल, यही होगा आपका, ठीक है। सो कह रहा कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी स्टेट में हमेशा रहेगा जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स ना डालें। अगर हम रेस्ट वाले पे एक्सटर्नल डालेंगे तो क्या होगा? रेस्ट वाले पे डालेंगे एक्सटर्नल तो उसका वेलोसिटी है जो बढ़ना शुरू हो जाएगा, शुरू 0 रहेगा, बढ़ना शुरू होगा। चलिए, और अगर रेस्ट में है तो आप इसको, हाँ, रेस्ट में है तो आप इसको रिटार्ड टाइप का, रिटार्ड छोड़िए उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसमें आप पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए, और इसको डायरेक्ट भी बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स in other words it gives the concept of, in other words it gives the concept of inertia,
डायरेक्ट भी लोग बोल के निकलता है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये था फर्स्ट लॉ। चलो इसको फिनिश कीजिए। सो इसमें आपने देखा ये आपका वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात हुआ। अभी हम लोग सेकंड लॉ पे आएंगे। सेकंड लॉ में हम लोग लिखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, इट गिव्स definition of force and torque। बट नॉर्मली हम लोग क्या बोलते रहते हैं, इट गिव्स डिफिनीशन ऑफ फोर्स। नहीं, ऐसा नहीं था, इट गिव्स डिफिनीशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क दोनों, या मोमेंट बोलिए कपल बोलिए। सो ये फोर्स और टॉर्क दोनों की बात किया था, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, ये आपको फोर्स का डिफिनीशन देता है, नहीं, ये आपका फोर्स और टॉर्क दोनों का डिफिनीशन देता है। सो सेकंड लॉ में फोर्स और टॉर्क की बात हुआ, और हम इक्विलिब्रियम में फोर्स इक्विलिब्रियम और टॉर्क इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे थे, ठीक है, ढूंढ रहे थे। तो ये गिव्स डिफिनेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। तो हम पहले फोर्स से जाएंगे, और आपको बता दें ये फोर्स है जो बॉडी को चलाता है, और टॉर्क है जो नचाता है। ये दिमाग में बैठा ले आप, टॉर्क है जो नचाने के लिए काम आता है, और फोर्स है जो आपको चलाने के लिए काम आता है। ये इतना माथा में आप रखें। तो हम लोग पहले फोर्स का बात करेंगे, ठीक है। ये जो फोर्स का डेफिनेशन दिया, तो ये फोर्स एफ जो है, ठीक है, एफ जो है वो क्या दिया, इसने लिखा रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और मोमेंटम सिर्फ लिखने का अंडरस्टूड मीनिंग होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम हो तो एंगुलर बोलना मस्ट होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम इज कॉल्ड linear momentum. Sorry, rate of change of momentum is also called momentum is a linear momentum. Rate of change of momentum is called force होता है। तो हमें मोमेंटम जानना होगा, ठीक है, तब हम जाकर के हम फोर्स में पहुंचेंगे और फोर्स का डिफिनीशन फिनिश होगा। तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक से ले चलेंगे, ठीक है, बेसिक से ले चलेंगे, बाकी ईएम में आप पढ़ेंगे तो बेसिक और बढ़ेगा। सो मान लिया ये आपका एक बॉडी है, जो आपका, ये मान लिया ये आपका एक बॉडी है, यहाँ पे
ध्यान से सीखेंगे। हाँ, मान लिया ये आपका एक बॉडी है जिसका मास आपका m है, ठीक है, और मान लिया ये वो x डायरेक्शन में, देखिए जब भी डायरेक्शन x y z सब होता है, लेकिन अगर जब भी बात होता है एक डायरेक्शन में तो हम x को ही लिखते हैं, y और z में नॉर्मली नहीं शुरू करते, कन्वेंशनली x y में। जैसे x में, जैसे प्लेन की बात हो तो नॉर्मली x y प्लेन लेते हैं, y z और z x नहीं लेते रहते, तो कुछ कन्वेंशनल चीजें होता है। मान लिया ये ओरिजिन है या रेफरेंस है, हमने माना ये बॉडी जो है इस रेफरेंस से, जैसे घर से बाइक निकाले चल दिए तो घर से आप निकले, वही ओरिजिन समझ लीजिए, रेफरेंस समझ लीजिए। तो हमने मान लिया एक मास है जो आपका m जो बॉडी है वो आपका ये रेफरेंस से किसी t टाइम में, किसी t टाइम में मान लिया ये आपको x डिस्टेंस चला गया, किसी t टाइम में क्या चला गया, x डिस्टेंस चला गया। t टाइम, घर से निकले, t टाइम बीता और आप x डिस्टेंस चले गए, ठीक है, और फिर अगला नेक्स्ट आपका t से थोड़ा ही टाइम बढ़ा, ठीक है, t प्लस dt, मतलब dt, जब भी d लगा, हम मैथ पढ़ाते तो आपको मालूम पड़ता, लेकिन मैथ से हमें स्टार्ट करना आज मुश्किल हुआ, क्योंकि मैथ पढ़ने से लोगों को ये लगता है ये तो मतलब फ्री ट्रायल तो हुआ नहीं। बाय द वे, सो हम 5-6-7 दिन के बाद पैरेलल में मैथ 1 घंटा पढ़ाएंगे। सो ये जो dt है, ये dt का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम, जैसे अगर ये t 2 सेकंड है तो ये dt जो होगा लाइक ऐसा 0.00000, जितना भी आप जीरो बैठा के आप आगे कुछ वैल्यू डालिए उससे भी छोटा होगा, ये बहुत ही छोटा होता है। तो जब बहुत छोटा टाइम अगला चेंज हो रहा है, t तक पहुंचेगा, अगर अगला t प्लस dt, मतलब dt जो चेंज हो रहा है उसमें ये डिस्टेंस भी क्या चलेगा, बहुत छोटा चलेगा। सो हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना चला, dx चला, या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट इसने dx चला, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट dx चला। तो बताइए ये dx चला, या फिर ऐसा बोलिए यहाँ से t प्लस dt टाइम में x प्लस dx चल दिया, फिर से ओरिजिन से किसी t टाइम में ये बॉडी है जो x पोजीशन पे आ गया, और फिर अगला t प्लस dt, मतलब dt थोड़ा सा बढ़ाए हमने t में, तो आपका ये x प्लस dx चल दिया। इसका मतलब दिस dx जो डिस्टेंस चला वो कितने टाइम में चला, dt टाइम में चला। तो ये जो dx डिस्टेंस चला है dt टाइम में, यही dx का चेंज को हम लोग, dx पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, dx जो आपका चला dt टाइम में, वही पर यूनिट टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का अंडरस्टूड मीनिंग होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी मिला, और हम थोड़ा यूनिट और डायमेंशन भी साथ में बात करेंगे, सो आपका डिस्प्लेसमेंट जिसको आप और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो आपका मीटर होगा, और इसका डायमेंशन आप ml/t से लिखा करते हैं, सो ये 0 हो जाएगा, kg होता है तो ये 0 है, लेंथ है जो आपका 1 हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका यूनिट आपका मीटर पर सेकंड होगा, और इसका आपका डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो 0, 1, -1, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग एक्सेलरेशन के लिए बात करें, एक्सेलरेशन के लिए, तो ये होगा आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, और ये क्या बनेगा, जरा ध्यान देना, ठीक से लिखना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, x dx by dt, एंड देन हो जाएगा एक्सेलरेशन। आप यहाँ आ जाओ इस डायग्राम में, ये मान लिया कि इसी टाइम में वो x डिस्टेंस चला, तो क्या उस समय एक वेलोसिटी रहा होगा, तो मान लिया वो वेलोसिटी भी रहा, मतलब किसी t टाइम में वेलोसिटी भी रहा, और अगर t प्लस dt टाइम में बात करें तो वो वेलोसिटी क्या बन गया, v प्लस
dv, स्मॉल आपका चेंज हुआ dv से। तो बताए कि आपका dt टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, dt टाइम में वेलोसिटी dv चेंज हुआ। तो यही dv जो आपका पर यूनिट आपका जो टाइम होगा, पर यूनिट जो टाइम होगा dv बाई dt, इसी का नाम एक्सेलरेशन है और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप डायमेंशन लिखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी बात, आप जो क्वांटिटी पढ़ते हैं, क्वांटिटी दो तरह का होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो है वो आपका टू टाइप का होता है, एक आपका स्केलर और एक वेक्टर, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे। स्केलर जिसमें सिर्फ ओनली हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, सो आप इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लिखते रहिए। ये बॉडी जो है ये ओरिजिन से किसी टी टाइम में मान लिया एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया और भी वेलोसिटी अचीव किया, फिर हमने माना टी प्लस डी टी टाइम हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस डी एक्स हो गया, भी प्लस डी भी वेलोसिटी हो गया। तो आप उस तरीके से देख रहे हैं कि डी टी टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स चेंज हुआ है, वेलोसिटी डी भी चेंज हुआ है। हमारा जो वेलोसिटी का डिफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सो डी एक्स पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन है वो आपका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो डी वी बाई डी टी है। और ऐसा हमने यूनिट वगैरह सब लिख दिया। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइप का नाम आना शुरू हो गया, आ गया। थोड़ा सा हम लोग क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, वेक्टर और स्केलर पे, जो हम लोग वेक्टर चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मोमेंटम लेने के लिए हम साइड में लिखेंगे। इसको आप बॉक्स में करके, मतलब आप ऐसे साइड में रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। स्केलर, स्केलर का आपने लिखिए। चलिए, सो हम लोग स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे हैं। सो स्केलर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। सो आप स्केलर के नीचे लिख दीजिए, स्केलर के नीचे लिखिए हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुन के रहेंगे तो उस समय आपके पास एक आइडिया जैसा रहेगा। और वेक्टर में था ये आपका हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो आपका क्वांटिटी दो, स्केलर और वेक्टर। देखिए अलग अलग बेसिस पे डिवीजन होता है। आप क्वांटिटी को कोई कहेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो भी बोल सकता है, लेकिन अपना अपना बेसिस है। सो ये नहीं पहले से आपको कोई बोला क्वांटिटी कितने टाइप का है तो आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारा इनफाइनाइट आपका आंसर मिल सकता है। सो उतना जरूरी नहीं है आप मतलब थोड़ा क्लियरफाई करना जरूरी होता है लोगों को, तभी आंसर आप प्रॉपर दे सकते हैं। बट हमारा वो पर्पस नहीं, हमारा सीखना है स्केलर और वेक्टर। So scalar having magnitude only and vector having magnitude and direction both. Magnitude and direction both. So magnitude और direction दोनों होगा। अभी हम लोग को बढ़ना होगा आगे थोड़ा, हम क्वांटिटी में थोड़ा सा, हाँ एक चीज और यहाँ से कवर करते चलें, जरा ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नहीं, थोड़ा क्वांटिटी के बारे में लिखना पड़ेगा, सो आप सुन के लिख लीजिए। स्केलर के नीचे एग्जाम्पल दीजिए, स्केलर के नीचे आप एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए स्पीड, कॉमा मास, कॉमा एनर्जी,
कॉमा टाइम एक्सेट्रा, टाइम एक्सेट्रा, बहुत सारा क्वांटिटी है। अब इसको सिटी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा होता है, ठीक है, क्वांटिटी आपका बहुत सारा होता है। चलिए उसी तरह से आप वेक्टर में लिख दें, डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन कॉमा मोमेंटम कॉमा फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए तो ये रिगार्डिंग क्वांटिटी हम लोग इतने अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बॉक्स में इसको रखेंगे, मतलब हम लोग इसको साइड से एंट्री दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम वेक्टर पढ़ चुके होते तो जरूरत नहीं होता, तो हम लोग वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, और जल्द ही पढ़ना पड़ता है ये सब, बेसिक में नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपको खाली आपको डॉट प्रोडक्ट करते रह जाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग जाने से पहले इसको थोड़ा सा और बात कर ले। डिस्प्लेसमेंट ध्यान देंगे जरा सा, डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है। बताइए dt क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इधर ये आपका dx x के डायरेक्शन में ही है, तो x का जो डायरेक्शन होगा वही v का डायरेक्शन होगा। सो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। अब आइए वेलोसिटी और dt इधर, तो dt तो आपका स्केलर है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक बॉडी का जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये रट्टा मारना है, रट्टा क्या आपको समझ आ रहा है, लेकिन एक मोमेंटम रखना है कि जब कभी बोले तो आपको तुरंत क्लिक करे माथा में। चलिए तो हम अगले पेज पे बढ़े, तो हमें जाना क्या था, फोर्स तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम बनाना है एंड देन हम लोग को फोर्स बनाना है, तो पहले हम मोमेंटम बना ले। चलिए सो मोमेंटम को हम लोग दिखाएंगे, मोमेंटम इज ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, अब पी से दिखाएंगे, और ये रहा मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, ऐसा हमने बोला। सो मोमेंटम लिखाता है आपका, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सीधा डिफिनीशन यही होता है। और जब भी कभी कोई बोलता है आपको डिफिनीशन इसे मास एंड वेलोसिटी, तो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है, ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है, मतलब जिसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन बोला जाता है इसको। सो हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, यही इसका क्या है, वैल्यू है, P इक्वल टू एम वी। बताइए मास हमने क्या लिखा है, स्केलर, और भी वेक्टर है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, P होगा। तो हम इसके पहले कहाँ तक थे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और नाउ we can say the pressure कहते हैं, we can say the momentum is also is in the direction of v, मतलब मोमेंटम का भी डायरेक्शन आपका सेम ही डायरेक्शन में होगा। अब आपको जो फोर्स का डिफिनेशन, अब आए हम लोग न्यूटन्स लॉ में, सेकंड लॉ में फोर्स के डिफिनेशन पे। सो फोर्स आपका बोला गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब ऐसा हम लोग का लिखाएगा, और ऐसा भी वहां बोल सकते थे, मान लिया टी टाइम में मोमेंटम p है और t प्लस डी टी टाइम में मोमेंटम p प्लस dp है, तो dp dt टाइम में मोमेंटम dp चेंज हुआ, दैट्स बाय dp by dt इज फोर्स, जस्ट लाइक dv by dt इज एक्सेलरेशन, dx by dt इज वेलोसिटी। तो आप इसको लिखेंगे तो आपका लिखा जाएगा m इंटू v वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। अब बात है कि हम इसको u इंटू v जैसा डिफरेंशिएट करें, तो अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा, m को डिफरेंशिएट कर दिए, v को रोक दिए, प्लस प्लस हमने m को रोक दिया और v को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। सो फोर्स इक्वल टू आपका दिस बना। अब बात है ये फोर्स का ये जो फॉर्मूला बना, इसमें हम लोग कुछ देख रहे हैं, मास डिफरेंशिएट हो रहा है, वेलोसिटी डिफरेंशिएट हो रहा है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, ये जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास है जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो मास का सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, मास का सिर्फ चेंज हो सकता है तो आपका
मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का चेंज हो सकता है। देखिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मास में सिर्फ है क्या, उसका मैग्नीट्यूड ही उसका आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो मतलब dm बाई dt आपको आएगा। और अगर हमारा वेलोसिटी है तो ये आपका वेक्टर है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, मान लिया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, dv बाई dt आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको हम एक्सेलरेशन जानते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन बढ़ा करके हम थोड़ा लिख दें, जब हमारे पास आइडिया है कि हम dv बाई dt को एक्सेलरेशन डिफाइन कर चुके हैं, देन वी कैन राइट ma, ठीक है, ma। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन बन जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन बन जाएगा, और दोनों अगर चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन बनेगा। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में दो दो पार्ट है, दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए तो बन जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन हमारा कम आता है जिसमें डायरेक्शन चेंज से वेलोसिटी बनता है। ज्यादातर हमारा डायरेक्शन चेंज से एक्सेलरेशन बनता है। ज्यादातर हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज से बनता है, डायरेक्शन के चेंज से रेयर बनता है, ठीक है। जैसे आप एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सुने होंगे, तो वहां पे एक्सेलरेशन किसके वजह से बनता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज के वजह से। तो सेंटीपिटल का एक्सेलरेशन हम लोग को फ्यू होता है। फिर उसी तरह से अगर आप गायरोस्कोप पढ़ेंगे, जिसका गायरोस्कोप रहता है पढ़ना, उसमें भी आपका डायरेक्शन चेंज के वजह से गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन आता है। तो बाय द वे डायरेक्शन चेंज की वजह से आपका रेयर एप्लीकेशन है, रेयर है, ठीक है, ज्यादातर मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से। लेकिन इतना याद रखना है कि हमारा वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन इस जो मास है वो ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, ये सब लिखना है शॉर्ट में, एक बहुत बड़ा आइडिया आपको दे रखेगा, ठीक है ये, और तुरंत क्लिक होगा। जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ, आप पता चला गलती करके चले आए घर पे, सोचो वो ये सिली मिस्टेक हो गया, नहीं, अगर आप अभी से सोचेंगे तो वो सिली मिस्टेक आपका नहीं रहेगा। आप जो भी बोलोगे एक बार में और परफेक्ट बोलोगे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। और हमने क्या बोला, ई मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट चेंजेज जनरली, ये जनरली आपको चेंज होता है मैग्नीट्यूड, और जिससे एक्सेलरेशन बनता है। और इट चेंजेस रेयरली लिखना है, तभी आपको आइडिया लगेगा। बाद में जब देखेंगे तो आपको लगेगा सब बेसिक हमको आता है, बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, बस एकदम एफर्ट कम लगते रहेगा आपको, और ये बेसिक से ही सीखिए। और आप अगर इसका एग्जांपल देना चाहे तो इसका एग्जांपल दे दिए। इसका क्या है, इसका तो मैग्नीट्यूड चेंज का एग्जांपल का कोई मीनिंग नहीं, वो तो हर जगह होते रहता है। इट चेंजेज रियरली, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन, सिविल का शायद नहीं रहता ये पढ़ना, तो आप सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं एग्जांपल, सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। गायरोस्कोपिक, GYROSCOPIC, गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन। तो ये दोनों चेंज से आपको बनेगा। हमने बोला वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, सो दोनों चेंज के वजह से एक्सेलरेशन डेवलप होगा। बट हमने लिखा मैग्नीट्यूड चेंज से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, हमने लिखा इट रेयरली, सॉरी इट चेंजेस जनरली, बट डायरेक्शन चेंज की वजह से रेयरली एकदम फोकस कर लीजिए। एग्जांपल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, गायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन, क्लियर है। अब आइए मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से हमने लिख दिया, और ये तो मास है। बट आपको बता दें जो मास है वो नॉर्मली मास का चेंजेज, जो दो पार्ट आपने देखा, एक मास और एक वेलोसिटी। तो हम पहले मास पे बात करना चाहेंगे, ठीक है, मास। तो आपको बता दें कि नॉर्मली जो मास आपका जो चेंजेज होता है, ठीक है, मास जो आपका चेंजेज होता है
वो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बाद बोला, ठीक है। मास चेंजेस रेयरली, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें मास का चेंज क्या होता है, बहुत रेयरली होता है। जैसे आप देखिए, एक व्हीकल से आप जा रहे हो, व्हीकल से जा रहे हो, जैसे अपना गाड़ी से बाइक से जा रहे हो, तो बताइए बाइक का मास आपको चेंज हो रहा है? नहीं। तो जो भी व्हीकल आपको जा रहा है उसका मासेस क्या है, नॉर्मली सब कांस्टेंट है, नॉर्मली कांस्टेंट है। लेकिन लेकिन उसमें चेंज है, लेकिन इतना कम चेंज है कि हम उस चेंज को क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं। मतलब मान लो ये ऐसा है कि आपका बाइक का वेट मान लिया कि आपका 200 केजी है, ओके। बाइक का वेट आपका 200 केजी है और उसमें आपने 3 लीटर पेट्रोल आप भरा, 1 लीटर पेट्रोल भरा रखे या 10 लीटर पेट्रोल भरा रखे, ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल आप भरा रखे, तो समझ लो ये डेंसिटी तो कम होता है वाटर से, तो आप तो भी समझ लो, मान लिया 10 लीटर भरा है तो 8 केजी आपका मास है, सपोज 8 नहीं 7 मतलब 7.5 केजी पकड़ लो ना, 8 केजी मान लिया ये आपका पेट्रोल का मास है, तो 200 बाइक का और 8 केजी, 208 केजी आपका क्या हो गया, टोटल मास है। आपने बाइक चढ़ा, आप बाइक से ऐसा लगता है आप ये पूरा 10 लीटर तेल जो है जो एक बार में आप फिनिश करके आओगे? नहीं, बाइक से ऐसा नहीं नॉर्मली होता। आप जब भी मोशन करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, आप एक बार चले तो ठीक है, आपने 1 लीटर या 2 लीटर जलाया, ठीक है, या फिर 10 लीटर भी आप जला दे, तो बताए कि उसका मास जो होगा वो पूरे बाइक के मास के कंपैरिजन में क्या होगा ड्यूरिंग मोशन, बहुत कम होगा चेंज। जो जलेगा बाहर एग्जॉस्ट बन के निकलेगा, लेकिन क्या लगता है पूरे बाइक सिस्टम का वेट आपको ऐसा लगेगा कि घटते जा रहा है? नहीं। बाइक सिस्टम हो, ट्रक सिस्टम हो, ट्रक में ले लो तो और भी टोटल वेट बहुत ज्यादा है। तो पूरे आपका जो मास सिस्टम है, पूरे ट्रक सिस्टम है, जो भी व्हीकल सिस्टम है, वो व्हीकल सिस्टम का जो मास है टोटल वो बहुत हाई होता है फ्यूल कंजम्पशन रेट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है पूरे सिस्टम का मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग मास चेंजेस रेयरली, ठीक है, वरना मास तो चेंज हो रहा है, बट इतना कम चेंज हो रहा है कि हम उस चेंज को नहीं कंसीडर करते, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मास चेंजेज आपका रेयरली, सो मास आपका चेंज नहीं करता, ठीक है। सो मास क्या रहता है, मास चेंजेज रेयरली, मास आपका कांस्टेंट रहता है नॉर्मली। तो ये जो मास कांस्टेंट रहेगा तो आपका dm बाई dt क्या होगा, जीरो। जब dm बाई dt जीरो होगा तो फ्रॉम 1 से आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखोगे आप, एफ इक्वल टू एम ए, 1 नहीं बल्कि उसके आगे वाला लाइन में चले जाओ, तो एफ इक्वल टू एम ए आपको लिखाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखाएगा। तो बताइए, आप जनरली कोई आपसे पूछता है तो फट से आप डिफिनीशन कौन सा डालते हो, एफ इक्वल टू एम ए। जो नॉर्मली हमारा सिस्टम का मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए आप डायरेक्ट डिफिनीशन में ये बोल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन आपको क्या बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, ये आपको बोलना जरूरी है अगर पूछा जाए तो। फिर एग्जांपल आप दे दीजिए, मास कांस्टेंट जनरली होता है, रीजन दे दीजिए, हो गया। लेकिन कुछ फ्यू एग्जांपल्स है जिसमें आपका मास का चेंज को हम इग्नोर नहीं मार सकते, इग्नोर नहीं मार सकते। उस एग्जांपल पर भी हम जाना चाहेंगे कि वो क्या है जो आपका, जहां पे मास का चेंजेज हमारा नेग्लिजिबल नहीं होता, ठीक है। सो इतना नोट कीजिए। सो आगे लिखेंगे एग्जांपल्स वेयर, एग्जांपल्स वेयर dm by dt नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, मतलब हैविंग सम वैल्यू, dm by dt हैविंग सम वैल्यू, मतलब देयर इज ए मास चेंजेस, देयर इज ए मास चेंजेस। तो एग्जांपल्स वेयर dm by dt जीरो, हम उसका एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमने ए में मार्क किया, जेट इंजन, जेट इंजन, जेट इंजन, जेट इंजन, सबमैराइन, सब मैराइन, ये भी ये में ही एग्जांपल में लिख सकते हैं, जेट इंजन सबमैराइन। देखिए ये सबमैराइन पानी में चलने वाला,
जेट इंजन हवा में उड़ने वाला, ठीक है, और हमारा व्हीकल रोड पे चलने वाला, हवा पानी और हवा पानी और जमीन, ठीक है, अर्थ मतलब लैंड। सो हम लोग का 3 पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आर्मी ये सब सुनते होते हैं, नेवी, एयरफोर्स, 3 पार्ट होता है। आप बताइए ये अगर आपको अपना व्हीकल चला रहे हैं तो उसमें पेट्रोल आप क्या कर सकते हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप पे आप फिल कर सकते हैं, अभी 1 लीटर है खत्म हो गया फिर भर लिए, ठीक है। लेकिन आप बताइए ये अगर आप जेट इंजन चला रहे हैं, जेट इंजन चला रहे हैं, तो बताइए ये आपका बीच में तो पेट्रोल पंप नहीं है, आपको मतलब आपका इसका फ्यूल के लिए तो कोई ऐसा सोर्सेस नहीं है। देखिए आप ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे मत जाइए, सर वो हवा में भी एयर फिलिंग होता है, सॉरी फ्यूल फिलिंग होता है, उस सब पीछे ना पड़े, ठीक है, वैसे ना जाए, ठीक है। चलिए, तो जेट इंजन में आपका क्या होता है, बीच में पेट्रोल मतलब फ्यूल लेने के लिए इसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होता है, तो ये एक बार में ही क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल को लेकर के ये कैरी करता है। इसलिए आप जानते हैं कि जब भी प्लेन क्रैश करता है तो एक सिंगल आदमी नहीं बचता है, जो इसमें फ्यूल का अमाउंट क्या होता है, टोटल वेट जो आपका होता है प्लेन का, उसके वेट के कंपैरिजन में फ्यूल का अमाउंट कॉन्सिडरेबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका नेग्लिजिबल होगा, बाइक जैसा, ट्रक जैसा, बस जैसा, ऐसा नहीं होता। सो काफी होता है, ये आपको बीच में तो फ्यूल भरने का सोर्स है नहीं, तो आप एक साथ आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल के साथ आप जाएंगे, ऊपर से आपको चलाना है और उठाना है। गाड़ी में क्या है, गाड़ी में तो रोड पे सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए, हीलिंग को ओवर कम करते हुए, हिल को ओवरकम करते हुए आपको आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। लेकिन आपको प्लेन में ऊपर लिफ्ट भी करना है और साथ में आपको चलाना भी है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल का कंजम्पशन रेट भी होता है, और साथ में आपको कहीं पे पेट्रोल पंप, मतलब कहने का मतलब फ्यूल पंप ना होने के वजह से और भी ज्यादा क्वांटिटी लेकर के आपको एक बार उड़ना पड़ता है। सो काफी ज्यादा अमाउंट होता है फ्यूल का, जो आपके टोटल वेट ऑफ जेट सिस्टम का कंपैरिजन में कॉन्सिडरेबल वैल्यू होता है। इसीलिए जब कभी क्रैश करता है तो एक सिंगल आदमी बचने का चांस नहीं होता है, सिंगल आदमी बचने का चांस नहीं होता है, क्योंकि आपको उतना फ्यूल से जो आग पकड़ेगा वो आपको कुछ भी रहने नहीं देगा, ठीक है। सबमरीन में भी बात करें तो ये भी सिस्टम क्या है, पानी में चलने वाला, बीच में पेट्रोल पंप है नहीं, मतलब फ्यूल पंप है नहीं, तो इसको भी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेके चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ लेके चल रहे हैं और हमने बोला कि उठाना भी है और बढ़ाना भी है आगे, इसका मतलब है इसको क्या चाहिए, फ्यूल का कंजम्पशन रेट ज्यादा होगा, तो इसका पर यूनिट टाइम जो आपका फ्यूल का जो एस बाहर निकलेगा, वो एस का वैल्यू क्या होगा, बहुत ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा होगा, वो एस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का मास क्या होगा, टाइम के साथ काफी ज्यादा रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि वो जो आपका डिस्चार्ज होगा वो सराउंडिंग में आपका जाएगा, और वो आपका पूरे टोटल आपका जेट सिस्टम का आपका जो मास है वो क्या होते रहेगा, टाइम के साथ रिड्यूस होते रहेगा, और उस समय हम मास का चेंज सिस्टम के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल हुआ जेट इंजन एंड सबमरीन। हम एग्जांपल बी लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें पेज मूव करना होगा। सो हम लोग अगर सेकंड एग्जांपल बात करें तो आपने कभी देखा होगा जो ऐसे ही चलता फिरता एग्जांपल बात करें, अब जेट इंजन नहीं पता चलता कोई बात नहीं, जैसे आप चलता फिरता एग्जांपल ये बात करें कि जैसे आपने कभी म्यूनिसिपैलिटी का आपने ट्रक देखा होगा जिसमें कूड़ा, जो जिसको जबरा 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 बोलते हैं, वो आप लोडेड करके ले जाते देखे होंगे, और कभी कभी टूटा हुआ देखे होंगे तो जबरा रास्ता में गिराते हुए जाता है। तो भी एग्जाम्पल क्या है कि अगर बहुत ज्यादा गिरते जा रहा है तो एक तरह से पूरा मास आपका क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, तो भी टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, सिस्टम का मास डाउन होते जा रहा है। या फिर ऐसा बोलिए एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे या ट्रक है और उस पे आपको सैंड लोड करके जा रहा है, और जिस कंटेनर में आपका सैंड रखा हुआ है उस कंटेनर में सपोज कर लो नीचे में होल रह गया है, और वो आपका होल के थ्रू आपका सैंड गिरते जा रहा है, इस सैंड आपका जो लोडेड है वो काफी वेट होगा, काफी हायर डेंसिटी का होता है सैंड, सो आपका काफी वेट होगा, ठीक है, जिसके वजह से पूरा आपका ट्रैक्टर सिस्टम का या ट्रक सिस्टम का मास क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। तो भी आप वेरिएबल मास का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बी में लिख सकते हैं
a hole at the bottom of a container of a sand loaded ट्रैक्टर जो लिखना है लिख डालिए, ठीक है। सो ये होल एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर ऑफ ए सैंड लोडेड ट्रैक्टर। सो जबरा वाला एग्जांपल गोली मारिए। चलिए थर्ड आप एग्जांपल ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ ए बॉम्ब एक्सप्लोशन, BOMB बॉम्ब एक्सप्लोशन, जैसे बॉम्ब आपको एक्सप्लोड किया तो वो बहुत सारा फ्रैगमेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे आपका मास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसे चीजों का भी अगर फोर्स का एनालिसिस करते हैं, जैसे आप 11th-12th में पढ़ते होंगे तो कभी कभी एग्जांपल दिया जाता होगा। मान लिया एक हमने बॉम्ब को प्रोजेक्ट किया और वो आपको पीक पर जाकर के एक्सप्लोड होकर के 2 फ्रैगमेंट में टूट गया और एनालिसिस करते थे, तो वहां भी मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक वेरिएबल मास का एग्जांपल में लिया जाता है जब डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह से आप एक एग्जांपल और होगा इन एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, जब आप फोर्स कैलकुलेशन इन बेंड पाइप पढ़ेंगे, फोर्स कैलकुलेशन इन बेंड पाइप, तो बेंड पाइप में हम लोग जो ब्रांच्ड पाइप पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रांच्ड पाइप BRANCHED ब्रांच्ड पाइप, तो वहां पर भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जस्ट लाइक ऐसा, आप ऐसा समझ लो, या फिर रुक जाओ, ऐसा समझ लो, यहां से मास इन किया फ्लूइड और ये फ्लूइड आगे जाकर के 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस जंक्शन पे। तो यहाँ पर अगर हम इस सिस्टम में फोर्स का एनालिसिस करेंगे तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब भी मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट जब होगा तो उसका एनालिसिस हम लोग डायरेक्ट F इक्वल टू ma से नहीं होता, बल्कि मास का भी चेंज हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग मोमेंटम चेंज से जाते हैं, ना ये आपका सिर्फ वेलोसिटी चेंज से, मोमेंटम चेंज जिसमें आपका मास का भी चेंज आपका कंसिडरेशन में आएगा। तो उस जगह पर भी ऐसा एनालिसिस होगा। लेकिन एफएम में आपको पता भी लगने नहीं देगा कि हमने पता भी लगने नहीं देता है कि हमने कुछ ऐसा मास का कैलकुलेशन लेते हुए और हमने सॉल्व किया, नहीं, बल्कि आपको एक फार्मूला लिखा देगा, तैयारी करा देगा, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर लेते, नहीं, आपको सीखिए बेसिक से, वो भी EM से ही जा रहा है, बेसिक से ही जा रहा है, इक्विलिब्रियम से जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो ये सब आइडिया हम लोग को लगेगा, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दीज आर द एग्जांपल्स वेयर आपका मास चेंजेस विद टाइम आपका, ठीक है। बट ये सब केसेस आपका रेयर है, बस ये वाला पार्ट आप पढ़ेंगे, बॉम्ब एक्सप्लोजन आपका पार्ट नहीं है, होल जेट इंजन वो सब में आपका EM का पार्ट का एनालिसिस नहीं होगा। चलिए, बट हम लोग को एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए, तो इतना आप छापेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग मोमेंटम, ठीक है। रिगार्डिंग मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग थोड़ा बात करेंगे इस पे, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए घुसेंगे। हमने फोर्स तो डिफाइन कर लिया, अब फोर्स इक्विलिब्रियम करेंगे। उसी तरह से फिर हम लोग टॉर्क का डिफिनेशन देंगे, फिर टॉर्क इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ करके हमारा इक्विलिब्रियम फिनिश होगा। और इक्विलिब्रियम फिनिश होने के साथ हम लोग बढ़ेंगे फिर टॉर्क के लिए। टॉर्क का कैलकुलेशन अलग से सीखेंगे, ये अगर एक सिस्टम में टॉर्क निकालना हो किसी पॉइंट के बाद तो कैसे निकालते हैं, एंड देन हम लोग क्या होंगे आगे, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम पे एनालिसिस होगा, और ऐसे करते करते हम लोग आगे देखते जाएंगे। सो अभी से हम लोग ज़्यादा आगे दिखा नहीं सकते, सो अभी आप 1 बाय 1 देखते जाइए सिर्फ, और लिंक कीजिए पीछे से कैसे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका हम लोग थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, आप मोमेंटम से क्या समझते हैं, ठीक है। हमने तो शुरू डिफिनेशन जस्ट दिया, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और जब भी मैथमेटिकल डिफिनेशन दिया जाता है तो लिखाया नहीं जाता इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये आप जब फार्मूला लिखेंगे तो ये कोई भी डिफाइन कर सकता है, ये प्रोडक्ट हो रहा है मास एंड वेलोसिटी का, दैट्स वाई आपका ये लिखने का जरूरत नहीं होता, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ। बाय द वे, तो ये मोमेंटम जो m इंटू भी है, ये जनरल लाइफ में भी आपने सुना होगा, लोगों को सुनते, ओ मोमेंटम नहीं मिला,
वो मोमेंटम मिला, ठीक है, एक मोमेंटम चाहिए, ठीक है, एक मोमेंटम दो, ठीक है, ऐसा वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं, ये मोमेंटम की बात आपको आते रहता है। तो कभी आपने सुना कोई कहता है कि मोमेंटम का मास दो या मोमेंटम में से वेलोसिटी दो, नहीं, बल्कि डायरेक्ट मोमेंटम बोलता है, ठीक है, मोमेंटम बोलता है। ये मोमेंटम समझिए, ये मोमेंटम जो है जो m इंटू भी है, ठीक है, और इसका चेंज अगर हो जाए तो फोर्स बन जाता है, ठीक है, इसका चेंज हो जाए तो फोर्स बन जाता है। इसका मतलब फोर्स बनने के लिए हमारे पास तीन तीन रास्ता है, दो नहीं तीन रास्ता है। मास का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो जाता है तो भी फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाता है तो फोर्स बन जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा और फोर्स बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास तीन तीन क्वांटिटी है चेंज होने के लिए, मास का मास सॉरी एम का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो टोटल तीन क्वांटिटी हुआ। तीन क्वांटिटी में से एक भी चेंज हुआ तो फोर्स मोमेंटम चेंज होगा और फोर्स बनेगा। और ये सब चेंज होना काफी आसान है। देखिए जरा सा, मास मास तो हमने बोला रेयर चेंज होता है, तो इसका चेंज होना थोड़ा मुश्किल है। वेलोसिटी का हमने क्या बोला, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होना थोड़ा आसान है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करवाना आसान है। आप खुद देखिए, अगर एक बॉडी एम मास का है, ठीक है, एम मास का है, मास कांस्टेंट है, और वो बॉडी अगर आकर के वॉल पे टकरा जाए, तो आप सोचो जैसे ही ऑब्स्टेकल आया वॉल, जैसे ही ऑब्स्टेकल आया वॉल से टकराएगा तो क्या होगा, जैसे ही टकराता है कुछ ना कुछ चेंज होगा, इसको चेंज होने से रोका नहीं जा सकता। जब भी कहीं टक्कर होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, मास चेंज भले ही ना हो, लेकिन आपका वेलोसिटी में से दो पार्ट में से कोई ना कोई चेंज होगा, आइदर आपका डायरेक्शन और नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड, डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज होगा। हम इसको दिखाना चाहेंगे कैसे, जैसे आप बाल से टकराए, ठीक है, वॉल से टकराए तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ कुछ सुना, ओ सर इलास्टिक कोलिशन रिबाउंड लाइक दैट, तो मान लिया ये आपका परफेक्टली इलास्टिक हो गया, तो टकरा के क्या होगा, वापस लौटेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक में आपका जब टकरा के सामने से लौटेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपके तरफ हो जाएगा। और पहले किधर था, टकराने के बाद आप जिधर से फेंक रहे हैं आपके तरफ आने लग जाएगा टकराने के बाद, और बिफोर आपका स्ट्राइकिंग क्या था, वॉल आपसे बाहर मतलब दीवार की तरफ जा रहा था, वॉल की तरफ जा रहा था, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया। ऐसा हुआ कि अगर इलास्टिक कोलिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो डायरेक्शन मस्ट चेंज होगा अगर जब भी कभी टक्कर होता है। सो कभी भी किसी चीजों से बॉडी का इंटरेक्शन अगर होगा, इंटरेक्शन होगा तो आपको वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे या मैग्नीट्यूड चेंज करे। आप कोई बॉडी को एक रास्ते में जा रहा है भी वेलोसिटी से, और अगर आप बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप उसका चेंज करेंगे ही, चाहे उसका डायरेक्शन चेंज कर दें या फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। सो टकराना मतलब चेंज होना होता है, ठीक है, ये जान के रहिए। अब आइए जरा सा, ये टकराना कितना हार्मफुल हो सकता है, किसी बॉडी का किसी चीजों से टकराना कितना हार्मफुल हो सकता है, ये चीजों को आप देखें। सो हम आपको एग्जांपल देंगे कि मास और वेलोसिटी दोनों से जो आपको मोमेंटम उसने बनाया उसका क्या इम्पैक्ट है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हाई वेलोसिटी जो है वही हमारा मोमेंटम का कारण बनता है, नहीं, मास भी आपका मोमेंटम का रीजन होता है। आप ऐसा सोचो कि जैसे आप बाइक चलाते हुए भी वेलोसिटी से जा रहे हो रोड पे 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, आप जा रहे हो, तो बाइक का वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और आपका भी वेलोसिटी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, नहीं तो आप बाइक से बाहर होते। सो 60 किलोमीटर पर आवर से आप तेजी से जा रहे हैं, और मान लिया ये गर्मी का टाइम है और इवनिंग का टाइम है, रोड पे आप जा रहे हैं एकदम खुला आपका बाहर में, ठीक है, सिटी से बाहर आप जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा इवनिंग के टाइम में, गर्मी के टाइम में आपको इंसेक्ट जो है, कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट्स जो है वो आपको क्या होता है, बार बार आपको टकराते रहता है। आप देखते हैं कि बाहर सिटी से बाहर आपका लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप हेलमेट थोड़ा उठाते हैं, ठीक है, हेलमेट कहते हैं, मतलब हेलमेट का जो ग्लास है वो आपको उठाते हैं और बाहर देखते हैं, वरना आपको रोड पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता। नॉर्मली जो भी ग्लासेस है, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ऊपर उठाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे उठाते हैं तो इंसेक्ट जो है जो क्या होता है, आकर के टकराता है आपके फेस से, ठीक है, आपके चिक से टकराता है,
टकराता है। और आपने देखा होगा ये काफी आपका जोर से है, जो एक तमाचा जैसा लगता है, एक चोट जैसा आपको लगता है। तो होता ही है इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी के कांटेक्ट में आया, उसका भी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाता है, आपके बाइक के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। और जैसे ही टकराएगा तो हमने क्या बोला, मोमेंटम तो चेंज होना है, तो वही टकराता है और बहुत ही हाई वेलोसिटी से आप जा रहे होते हैं। लेकिन इंसेक्ट का मास ज्यादा नहीं होता, मास बहुत कम है, मास इंसेक्ट का बहुत कम है, लेकिन उसका वेलोसिटी आपका बाइक बहुत हाई होने की वजह से उसको वो वेलोसिटी मिल जाता है, और आपको टकराने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके वजह से एक आपको हैवी इम्पैक्ट लगता है, जिसके वजह से आप फील करते हैं कि जैसे आपको इंसेक्ट ने एक तमाचा मारा। लेकिन अगर आप बाइक रेस्ट में रख कर के बैठे रहें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा इंसेक्ट के वजह से आपको एक हैवी इम्पैक्ट लगा, नहीं, आपको जस्ट लगेगा कि बस टच किया। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, देखिए मास कम है इंसेक्ट का, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मोमेंटम को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, मतलब आपको फोर्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ई प्लेन से अगर आपका एक बर्ड भी टकराता है, पक्षी भी टकराता है, तो प्लेन क्रैश कर जाता है। तो यहाँ भी रीजन वही है, प्लेन का वेलोसिटी बहुत हाई होता है, आप बाइक के वेलोसिटी 60 किलोमीटर का रहते हैं, लेकिन प्लेन का वेलोसिटी उससे आपको 20 गुना होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी अगर प्लेन का देखें तो आपको 800 किलोमीटर पर आवर होता है, नहीं तो 1200, 1500, 700 ऐसा आपका होते रहता है। तो बताइए ये आपका 15 गुना 20 गुना आपका वेलोसिटी है आपके बाइक से, तो सोचिए कितना हाई वेलोसिटी है। और वहां पे अगर वर्ड आपको जब टकराएगा तो वर्ड का मास बहुत कम है, पक्षी का मास बहुत कम है, लेकिन जैसे ही प्लेन से टकराएगा, प्लेन का स्पीड इतना हाई है, इस बार प्लेन का वेलोसिटी फिर से मिल जाएगा किसको, वर्ड को। और जैसे ही टकराया तो टकराने से आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ चेंज होगा, जिसके वजह से क्या लगेगा, एक हैवी इंपैक्ट लगेगा। यहाँ वेलोसिटी वेरी वेरी हाई है, जिसके वजह से आपका इतना फोर्स जब प्लेन पे लगेगा तो प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन का बॉडी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस्ड होकर के टूट जाएगा, स्ट्रेस में आकर के टूट जाएगा और क्रैश कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, लेकिन जिस लेवल में हम लोग ये सुने होते हैं कि प्लेन में वर्ड टकराने से क्रैश होता है, उस लेवल में हमारे पास एग्जाम हमें समझने का नहीं होता, हमें तो इस लेवल में नहीं होता, उस लेवल की बात तो छोड़िए, इस लेवल में लड़का को नहीं होता। चलिए, तो ये दो एग्जाम्पल था आपका, एक वर्ड का और एक इंसेक्ट का। इंसेक्ट हम प्रैक्टिकली फील करते आए हैं, और आपका जो वर्ड वाला जो है और प्लेन का है, उसको हमें इंसेक्ट से जोड़ते हुए बर्ड प्लेन को समझना है। क्लियर है। तो ये दोनों केस में आपका वेलोसिटी हाई वैल्यू की वजह से ये फेनोमेनन हो रहा था। लेकिन अब जरा सा मास का रोल भी बता दें, तो मास का रोल इस बार हम दिखाएंगे। अगर आपका, देखिए इसके पहले हमने मास कम दिखाया और वेलोसिटी हाई, इस बार हम वेलोसिटी लो और मास हाई दिखाएंगे। जैसे एक ट्रक है, और ट्रक से जो मान लिया कि कहीं पे पार्क किया हुआ है, और मान लिया कि वहां से वो लुढ़क गया, लुढ़कते हुए स्लोप आपका कम है, तो लुढ़कते हुए एक स्पीड से, लो स्पीड से वो आ रहा है, ठीक है। तो बताइए कि अगर वो आपसे टकराए या किसी चीजों से टकराएगा तो क्या होगा, चीजें बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, बहुत हाई है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा आपका, देखिए चेंज वहां पे टकराने से वेलोसिटी का ही होगा, लेकिन आपका क्या होगा, मास बहुत हाई होने की वजह से, मास से जो कांस्टेंट रहते हुए भी हैवी मास होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो आपको हाई मोमेंटम चेंज देगा, और वो जिस चीजों से टकराएगा वो क्रैश हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, ये अगर वो बॉडी मास भी बहुत छोटा होता, वेलोसिटी भी छोटा होता, तो टकराने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई लो वेलोसिटी से साइकिल ला रहा है और आपसे थोड़ा टकरा गया, तो बताइए क्या होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब हाई मास लो वेलोसिटी भी डिस्ट्रक्टिव होगा, लो मास हाई वेलोसिटी भी डिस्ट्रक्टिव होगा, हाई मास हाई वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन लो मास और लो वेलोसिटी आपका वेरी लेस डिस्ट्रक्टिव होगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मोमेंटम। सो मोमेंटम ये है, ठीक है। सो हम एक अगर बात करें तो आप यहाँ से एग्जांपल हम ऐसे ही बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। लो वेलोसिटी, लो मास हाई वेलोसिटी, लो मास हाई वेलोसिटी, एग्जांपल क्या दिया,
वर्ड एंड प्लेन, और एग्जाम्पल क्या दिया, इंसेक्ट्स एंड बाइक राइडर, ठीक है, बाइक राइडर। दूसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाई मास लो वेलोसिटी, हाई मास लो वेलोसिटी, हाई मास आपका लो वेलोसिटी, नोट मारते रहिए। ठीक है, सो अगर आप एग्जाम्पल डालें, ट्रक एंड बाइक, ट्रक है जो बाइक से टकराया, चलिए, तो इस तरह का मतलब आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं मोमेंटम क्या है, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकली चीजों को फील कीजिए। आप इंसेक्ट और बाइक से शुरू, ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जाम्पल है ना, उसको समझिए, देन उसको इलेबरेट करके आप इंजीनियरिंग बड़ा बड़ा सिस्टम में आप एंटर मारिए, ठीक है, एंटर मारिए, नहीं तो बड़ा में एंटर करके आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि बड़ा चीजें हम रोज आसपास नहीं देख रहे होते हैं, थोड़े ना हम प्लेन को रोज देख रहे हैं, वर्ड से क्रैश होते देख रहे हैं, नहीं। सो जो चीजें हम लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं ना, उससे आप फीलिंग निकालिए इंजीनियरिंग का, ठीक है, फिर हाई लेवल आप आसानी से टच समझ पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप हाई फाई ही करते रह जाएंगे और बेसिक आइडिया कुछ नहीं होगा आपका, थोड़ा वेरिएशन मारेगा आपको, कुछ अता पता नहीं चलने देगा। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम देखा, फोर्स भी हम देख चुके हैं, ठीक है, हमने फोर्स इक्वल टू क्या लिखा था, मास नॉर्मली कांस्टेंट होता है, तो हम इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, एफ इक्वल टू एम ए से बढ़ेंगे। और बताइए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम सबका डायरेक्शन सेम था, तो यहाँ मास आपका स्केलर है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा, इसका मतलब है ये आपका फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फोर्स इक्विलिब्रियम पे एंट्री मारेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्स इक्विलिब्रियम का।